हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संयुक्त परिवार का अर्थ, संयुक्त परिवार की परिभाषा, संयुक्त परिवार की विशेषता और संयुक्त परिवार के अपकार्य दोष या संयुक्त परिवार के विघटन का कारण। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं संयुक्त परिवार का अर्थ। संयुक्त परिवार एक ऐसा घर है संयुक्त परिवार एक ऐसा घर है जिसमें कई पीढ़ियों के व्यक्ति रहते हैं। यानी संयुक्त परिवार का अर्थ क्या है कि संयुक्त परिवार एक ऐसा घर है जिसमें कई पीढ़ियों के व्यक्ति रहते हैं जो आय, संपत्ति, पारिवारिक, पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्यों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी जिनकी संपत्ति संयुक्त होती है, आय भी संयुक्त होता है, पारिवारिक संयुक्त होती है, पारस्परिक अधिकार संयुक्त होते हैं, कर्तव्य संयुक्त होते हैं। यानी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है बल्कि उस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का संपत्ति में समान अधिकार होता है, आय में समान होता है और समान ही उनका कर्तव्य भी होता है। दूसरे शब्दों में संयुक्त परिवार एक विस्तृत परिवार है। संयुक्त परिवार क्या है? तो एक विस्तृत परिवार है जिसमें अनेक विवाहित जोड़े और उनके बच्चे कर्ता के अर्थ में एक छत के नीचे साथ साथ निवास करते हैं। यानी संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है, विस्तृत परिवार है जिसमें अनेक विवाहित जोड़े, यानी एक दो नहीं अनेक विवाहित जोड़े होते हैं और उनके बच्चे एक ही छत के नीचे साथ साथ निवास करते हैं तथा आपस में रक्त संबंधी होते हैं। और अब देख लेते हैं संयुक्त परिवार की परिभाषा। संयुक्त परिवार की परिभाषा तो इरावती कार्वे के अनुसार एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं तथा जो सामान्य पूजा में भाग लेते हों और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हों। दूसरी परिभाषा मजूमदार एवं मदान के अनुसार है कि निकटता रक्त संबंधी हो, यानी निकटता जो हो रक्त संबंधी हो तथा सामान्य निवास स्थान पर आधारित एक से अधिक प्राथमिक परिवार के समूहों को संयुक्त परिवार कहते हैं। प्राथमिक परिवार के समूहों को क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। अगली परिभाषा है IP देसाई के अनुसार कि हम उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं। हम उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हों। इसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हों जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबंधित हों। और अब देख लेते हैं संयुक्त परिवार की विशेषता। संयुक्त परिवार की पहली विशेषता है कि बड़ा आकार। यानी संयुक्त परिवार क्या होता है? आकार में बड़ा होता है। इसका आकार कैसा होता है? तो बड़ा आकार होता है। यानी जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि संयुक्त परिवार दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवारों का संग्रह है। यानी दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवारों का संग्रह है। संयुक्त परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते हैं। इसके सदस्यों की संख्या कभी कभी 50 से 60 या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरी विशेषता है संयुक्त संपत्ति। यानी संयुक्त परिवार की जो दूसरी विशेषता क्या है कि संयुक्त संपत्ति। पहला बड़ा आकार, दूसरा संयुक्त संपत्ति। तो संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त होती है। वह बहुत कुछ समाजवादी आदर्श को स्थापित करता है। सब सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर कमाते हैं और परिवार को संपत्ति में वृद्धि करते हैं। यानी जो परिवार की संपत्ति होती है संपत्ति में वृद्धि करते हैं। अगली विशेषता है संयुक्त भोजन। संयुक्त भोजन तो संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों का भोजन साधारणतः एक चूल्हे पर बनता है। यानी संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों का भोजन, यानी चाहे 50 सदस्य हों या 60 हों या 10-20 हों, उन सभी के लिए भोजन एक ही चूल्हे पर बनाया जाता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सबको उनकी कमाई का ध्यान दिए बिना एक सा भोजन प्राप्त होता है। यानी कोई कितना कमा रहा है
इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि सबको एक समान भोजन दिया जाता है, कोई काम करे या ना करे। ये संयुक्त परिवार की विशेषता है। अगली विशेषता है सामान्य निवास। संयुक्त परिवार के सदस्यों का एक सामान्य निवास होता है, यानी संयुक्त परिवार के सदस्यों का एक सामान्य निवास होता है। संयुक्त परिवार के सदस्य सामान्य तौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने पर पैतृक निवास के पास ही अलग निवास लिया जाता है, यानी जो संयुक्त परिवार के सदस्य होते हैं एक ही छत के नीचे रहते हैं। जब उनकी संख्या कभी अधिक हो जाती है तो अपने पैतृक संपत्ति के बगल में ही, यानी जहाँ पर उनका मकान होता है उसी के आसपास यहाँ वहाँ कहीं ज़मीन खरीद करके और अलग निवास बना लेते हैं। अगली विशेषता है सहयोगी व्यवस्था। तो संयुक्त परिवार पारस्परिक सहयोग की व्यवस्था पर टिका है, यानी जो संयुक्त परिवार है पारस्परिक सहयोग की व्यवस्था पर टिका है, यानी एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। यह एक सबके लिए है, यानी यह एक सबके लिए है और सब एक के लिए है के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ये सबके लिए है और एक सबके लिए है और सब एक के लिए है, सिद्धांत पर यह संयुक्त परिवार कार्य करता है। अगली विशेषता है अस्थायित्व। अन्य परिवारों की तुलना में संयुक्त परिवार अधिक अस्थायी होता है, यानी जो संयुक्त परिवार होता है अन्य परिवारों की तुलना में अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें नियंत्रण सबसे ज़्यादा होता है। किन्हीं सदस्यों के परिवार से अलग होने या किसी की मृत्यु होने पर भी परिवार बना रहता है, यानी संयुक्त परिवार में क्या होता है कि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बल्कि जो अन्य सदस्य होते हैं वो उसी प्रकार से घर को चलाते रहते हैं, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है। कहने को ऐसा कहते हैं कि संयुक्त परिवार एक चारपाई की भांति होती है, जिसमें एक आध पाँव टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगली विशेषता है मुखिया का नियंत्रण। तो संयुक्त परिवार में संपत्ति का देख रेख, संरक्षण आदि पर उत्तरदायित्व सर्वाधिक मुखिया पर होता है, यानी संयुक्त परिवार में जो संपत्ति की देख रेख है, परिवारों के संरक्षण का प्रश्न है, इसका उत्तरदायित्व सबसे ज़्यादा किस पर होता है? तो मुखिया पर होता है। और मुखिया कौन होता है? तो परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है, उसी के आधार पर पूरा परिवार कार्य करता है। अगली विशेषता है सामान्य उपासना, यानी परिवार के सभी सदस्य, यानी संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर पूजा पाठ करते हैं और सहयोगपूर्ण सौहार्द बरतते हैं, यानी जो संयुक्त परिवार होता है ये क्या करते हैं? पूजा पाठ वगैरह सभी क्या जो भी कार्य होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, सबको एक साथ में बैठ कर के ये एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। अगला है संयुक्त परिवार के दोष या अपकार्य, यानी संयुक्त परिवार में दिक्कत क्या है? तो पहला है तानाशाही। पहला क्या है? तानाशाही। संयुक्त परिवार में मुखिया अथवा कर्ता, यानी जो मुखिया होता है या करने वाला होता है, कार्य करने वाला होता है, एक प्रकार का तानाशाह होता है। उसके अधिकार असीमित होते हैं, यानी जो मुखिया होता है वो तानाशाह होता है, क्योंकि उसके जो अधिकार होते हैं असीमित होते हैं, यानी उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। अतः उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी सदस्य कुछ नहीं कर सकता, यानी मुखिया की इच्छा के विरुद्ध कोई भी सदस्य कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कर्ता के इस तानाशाही व्यवहार के कारण अनेक परिवारों में गंभीर और अप्रिय नकारात्मक घटनाएं हो जाती हैं, यानी उसके तानाशाही रवैये के कारण परिवार में यानी जो कार्य नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है। अगला है कमाने वालों के मध्य असंतोष, यानी जो कमाने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनके मध्य असंतोष उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, यानी जो संयुक्त परिवार होता है इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है और कमाने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, यानी खाने वाले अधिक होते हैं, कमाने वाले कम होते हैं। कुछ अत्यधिक परिश्रम करके धन अर्जन करते हैं तो कुछ व्यक्ति बैठे बैठे खाते हैं। इससे परिवार में असंतोष का जन्म होता है कि भाई देखो वो नहीं कर रहा है काम, अच्छे से खा रहा है मज़े से, तो हम काहे को करने जाएं, हम ही काहे बैल बने रहें। तो इसलिए क्या होता है, कमाने वालों के मध्य में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। अगला है स्त्रियों की दुर्दशा। अगला जो दोष है संयुक्त परिवार का, स्त्रियों की दुर्दशा। तो संयुक्त परिवार में स्त्रियों को की दशा जो है शोचनीय होती है, स्त्रियों की दशा शोचनीय होती है। प्रायः स्त्रियों के रूप में
यानी स्त्रियों को के रूप में दासी से अधिक नहीं समझी जाती हैं। संयुक्त परिवार में स्त्रियाँ स्त्री के रूप में दासी से ज़्यादा नहीं समझी जाती है। उसको क्या संयुक्त परिवार में दासी समझा जाता है। प्रातः काल से लेकर के शाम तक किसी ना किसी काम में लगी रहती हैं। संयुक्त परिवार में जो पत्नियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो सुबह से लेकर के शाम तक चक्की की तरह पिसती रहती हैं। पुरुष जैसा चाहता है वैसा काम भी लेता है उनसे। अगला है अनेक समस्याओं का केंद्र। अनेक समस्याओं का केंद्र। संयुक्त परिवार के अनेक दोष हैं जिसके कारण संयुक्त परिवार विघटित होते जा रहे हैं, जैसे दहेज प्रथा, स्त्रियों की निम्न स्थिति, कलह, द्वेष, तनाव, गतिशीलता पर प्रतिबंध, व्यावसायिक अकुशलता, स्वतंत्रता का अभाव आदि कारण हैं जिससे संयुक्त परिवार विघटित हो रहा है। गतिशीलता में बाधक। तो संयुक्त परिवार में आरंभ से ही बच्चा परिवार के वातावरण में इस प्रकार से रहता है, यानी संयुक्त परिवार में जो बच्चा जन्म लेता है वो प्रारंभ से ही, यानी जब से जन्म लेता है तब से ही परिवार के ऐसे वातावरण में रहता है कि बड़े होने पर भी वो अपने परिवार को छोड़कर दूसरे स्थान पर काम करने नहीं जा सकता। यानी उसका इतना लगाव हो जाता है अपने परिवार के प्रति, इतना मोह हो जाता है। और वैसे कह लिया जाए तो आलस्य भी होता है कि इतना आलस्य करता है या मोह करता है कि वो अपने परिवार को छोड़ करके कमाने के लिए कहीं नहीं जा सकता। वह प्रत्येक कष्ट सह लेगा, भूखा रह लेगा, एक टाइम कम खाएगा, परंतु अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाएगा। इससे भी क्या होता है, परिवार विघटित होता है। अगला जो संयुक्त परिवार का दोष है, निर्धनता। आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार एक निर्धन संस्था है। यानी आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो संयुक्त परिवार क्या है, तो एक निर्धन संस्था है जिसमें कमाने वाले कम होते हैं और व्यय अधिक होता है। क्योंकि भाई खाने वाले अधिक होंगे, पहनने वाले अधिक होंगे तो व्यय तो होगा ही। समय के साथ साथ इसके सदस्यों के कार्यकुशलता में वृद्धि न होकर कमी आती है। यानी जो संयुक्त परिवार होता है, इसके जो सदस्य होते हैं उनमें कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं होती है बल्कि कमी आती है, यानी कार्य वो कम कर पाते हैं। बेकारी और आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण प्रायः संयुक्त परिवार निर्धन होता है। अगला जो दोष है संयुक्त परिवार का है, औपचारिक संबंध। तो इसके संबंध में देसाई का कहना है कि संयुक्त परिवार के सदस्यों के संबंधों में आत्मीयता वास्तविक रूप से एक न होकर दिखावा मात्र होती है। यानी जो संयुक्त परिवार के सदस्य होते हैं उनके संबंधों में आत्मीयता नहीं होती है बल्कि वास्तविक रूप से ये ऐसा दिखावा मात्र करते हैं। संयुक्त परिवार एक ऐसा बड़ा कुटुंब होता है जिसमें संबंधियों को आपस में एक दूसरे को नहीं चाहते हुए भी साथ साथ रहना पड़ता है। यानी इसमें जो संबंधी होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, फिर भी रहना पड़ता है। उनके संबंधों में प्रायः कृत्रिमता अधिक दिखाई देने लगती है, यानी बनावटी आधार पर वो रहते हैं, वैसे रहना नहीं चाहते वो। संयुक्त परिवार का अगला जो दोष है वह है गोपनीयता का अभाव। तो संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या में तो वृद्धि होती रहती है, यानी सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती रहती है क्योंकि जाहिर सी बात है जब कई विवाहित जोड़े एक साथ रहेंगे तो बच्चे तो जन्म लेंगे ही, यानी वृद्धि होती रहती है, किंतु उनके रहने के स्थान में वृद्धि नहीं हो पाती है। भाई खाने वाले अधिक हैं, कमाने वाले कम हैं, कहाँ से ले पाएंगे, नहीं मकान बना पाएंगे, ना ज़मीन ले पाएंगे, तो क्या होगा, निवास स्थान में तो वृद्धि होती नहीं है, जिसके कारण गोपनीय स्थानों का अभाव पाया जाता है। ऐसे वातावरण में जब विवाहित दंपति रात में कुछ समय ही दूसरे के साथ रह सकते हैं, यानी जो विवाहित जोड़े होते हैं, नवयुवक होते हैं, नवल दंपति होते हैं, रात्रि में कुछ ही समय एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। दिन में अन्य सदस्यों की उपस्थिति में उनको आपस में बात करने की स्वतंत्रता तक नहीं रहती है। यानी जो नव दंपति होते हैं उनको दिन के समय में सदस्यों की उपस्थिति के कारण, क्योंकि सदस्य घर पर होते हैं, उनको आपस में बात करने की स्वतंत्रता नहीं रहती है, जिससे पति पत्नी में सच्चे दाम्पत्य एवं आपसी सद्भावना का विकास नहीं हो पाता है। यह भी एक कारण है संयुक्त परिवार के विघटन का। अब देख लेते हैं संयुक्त परिवार के विघटन के कारण। अब तक हम देख रहे थे संयुक्त परिवार के दोष, यानी अपकारी क्या हैं। अब देखेंगे संयुक्त परिवार के विघटन के कारण, यानी क्यों विघटित हो रहे हैं संयुक्त परिवार।
तो संयुक्त परिवार का विघटन का जो पहला कारण है वो है औद्योगिकरण। क्या है? औद्योगिकरण। अंग्रेजों के समय, इसमें संग्रेजों लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। अंग्रेजों के समय भारत में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, यानी अंग्रेजों के समय भारत में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। यानी गांव के उद्योग क्या हुए? नष्ट होने लगे धीरे धीरे। गांव के लोग शहरों में उद्योगों में रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से आने जाने लगे। यानी जो गांव वाले थे शहरों में रोजगार पाने के लिए आने जाने लगे और संयुक्त परिवार की प्रथा टूटने लगी। संयुक्त परिवार की जो प्रथा सदियों से चली आ रही थी, आदमखोर जमाने से चली आ रही थी, वो धीरे धीरे टूटने लगी। इधर नगरों में बाहर से आने वालों लोगों की संख्या अधिक हो गई। इधर नगरों में भी क्या हुआ कि जाम लगने लगा, क्योंकि भाई गांव वाले भी यहीं पे आने लगे, जिससे वहाँ मकानों की कमी आई। अब जब गांव के लोग भी शहर पहुँच जाएंगे तो भाई कमी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि भीड़ हो जाएगी, तथा संयुक्त परिवार विघटित होने लगे। तो पहला कारण क्या रहा? औद्योगिकरण। दूसरा कारण देखो, यंत्र एवं औजार। यंत्र और औजार के कारण कृषि में लगे अन्य सदस्य बेकार हो गए। यानी कृषि और यंत्र, यानी यंत्र और औजार के कारण जो खेती बाड़ी का कार्य था उसमें तेजी आई, और जो 4 व्यक्ति करते थे उसको मात्र 1 या 2 ही व्यक्ति आसानी से कर लेते थे, तो बाकी व्यक्ति क्या हो गए? बेकार हो गए। तो वे उद्योगों में रोजगार की तलाश के लिए नगरों की ओर आकर्षित हुए कि अब चलो यहाँ भी काम है, नहीं तो फिर चलते हैं बाहर ही कमाएंगे, जिससे संयुक्त परिवार की प्रथा में ढिलाई आई। यानी संयुक्त परिवार की प्रथा इससे भी टूटने लगी। अगला कारण है नगरीकरण। 18वीं शताब्दी के बाद बड़ी तीव्र गति से औद्योगिकरण ने नगरों व महानगरों को जन्म दिया। नगरीकरण के कारण शहरों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिससे आवास की समस्या उत्पन्न हुई और संयुक्त परिवार का प्रथा का बना रहना कठिन हो गया। यानी संयुक्त परिवार का बना रहना कठिन हो गया। परिणाम स्वरूप परिवार का विघटन होने लगा। अगला देखिए, कानूनों का प्रभाव। संयुक्त परिवार के विघटन के लिए अनेक कानून भी उत्तरदायी कारक हैं। यानी कानून भी क्या हैं? उत्तरदायी हैं। पहले संयुक्त परिवार के किसी सदस्य को अलग संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, तो इस भय से क्या करते थे? कहते थे भाई एक ही में रहो, मज़े में रहोगे, नहीं तो खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। इसमें देखो क्या करके है कि परंतु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 के अंतर्गत उन व्यक्तियों को उत्तराधिकार का अधिकार दे दिया गया जो संयुक्त परिवार से अलग रहना चाहते हैं। यानी जो व्यक्ति संयुक्त परिवार से अलग रहना चाहते हैं, उनका निर्वाहन संयुक्त परिवार में नहीं हो सकता, उनको भी संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया गया। अगला है बुद्धि लब्धि अधिनियम 1930 के अंतर्गत व्यक्ति की स्वयं द्वारा कमाई गई संपत्ति की सीमा में वृद्धि कर दी गई कि व्यक्ति जो स्वयं कमाता है उसको भी अपने पास रख सकता है। अगला है संपत्ति के अधिकार अधिनियम 1939 के अंतर्गत हिंदू स्त्रियों को भी परिवार में संपत्ति का अधिकार प्रदान कर दिया गया कि भाई हिंदू स्त्रियां जो हैं वो भी संपत्ति, उनको भी संपत्ति का अधिकार है, जिससे परिवार की संपत्ति व परिवार दोनों का विभाजन होने लगा। ये परिवार भी बट जाएगा, संपत्ति भी बट जाएगी। इससे भी क्या हुआ भैया? परिवार का विघटन होने लगा। अगला है कि विशेष विवाह अधिनियम 1955, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने भी संयुक्त परिवार प्रथा के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला है पारिवारिक झगड़े। अगला जो कारण है संयुक्त परिवार के विघटन का, तो पारिवारिक झगड़े। तो संयुक्त परिवार में अनेक सदस्य साथ साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार में अनेक सदस्य साथ साथ रहते हैं, उनमें परस्पर झगड़े होते रहते हैं। भाइयों में संपत्ति को लेकर तथा स्त्रियों में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव, कहासुनी आदि झगड़े होते रहते हैं। संयुक्त परिवार के ऐसे आए दिन होने वाले झगड़ों से बचने का एक ही समाधान है, एकांकी परिवार, कि भैया अलग रहा जाए। फलतः पारिवारिक झगड़ों से बचने के लिए लोग अलग अलग घर बसाकर रहना पसंद करते हैं कि रोज़ से खिचखिच से तो अच्छा है अलगे रहो भाई, कम खाओ कम कमाओ, यही होता है ना। इस कारण से भी परिवार का विघटन होता है। अगला कारण है निर्धनता। तो इसको तो हमने पारिवारिक दोष में ही देख लिया।
अगला मुखिया की तानाशाही, संपत्ति की समस्या, संपत्ति की समस्या और मुखिया की तानाशाही। तो इसमें आप अपने तरफ से भी जोड़ करके लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए।